everyone, very good morning. I hope you all are doing good. I'm Pawan Gaukar and we shall resume from where we had left. Key government institutions में हमने एक नया इंडिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए इसका डिस्कशन करते हैं ताकि इंडिया को स्ट्रांग बनाया जाए फंडामेंटली। जैसे आज कोरोना का इश्यू हो गया है तो देयर इज नथिंग मच टू वरी। हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है लेकिन रिकवरी भी बहुत ज्यादा है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 4 टेस्टिंग सेंटर्स थे। आज 21 मई को मोर देन 500 टेस्टिंग सेंटर्स इंडिया में, विच इज मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स। सो गवर्नमेंट ने कुछ अरेंजमेंट करके रखी है, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं जिसके कारण इंडिया को थोड़ा सा लीपफ्रॉग करने में मदद मिलती है। तो हम लोग इसमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस कर चुके हैं? कैन यू हेल्प मी? नीति आयोग वी आर डन विथ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल वी आर डन विथ, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, यस, साथ वी आर डन विथ, एमसीए वी आर डन विथ। परफेक्ट। सो ये सारे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हम कर चुके हैं। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। डिड यू स्टडी? ठीक है, याद रखना क्विज इज अराउंड द कॉर्नर। आप पढ़ते रहो, इंस्टाग्राम क्विज इज अराउंड द कॉर्नर, ध्यान रखना। तो ओके, तो नाउ अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग इज नथिंग एल्स बट द स्ट्रैटेजी डेवलपर। इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? जल्दी बताओ। यस, नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। नीति आयोग इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ थिंक टैंक, ठीक है, फॉर पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हमें हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना है, तो वी हैव 7 कंसेप्ट। उसके बाद 7 कंसेप्ट के अंदर हेल्थ और एजुकेशन में थोड़ा सा एजुकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस दिया था, हेल्थ पे भी स्ट्रेस है। कौन से 3 स्टेट्स को मॉडल स्टेट्स बोला गया था? कौन से 3 स्टेट्स को? झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। और दो नॉलेज पार्टनर्स है, 2 नॉलेज पार्टनर्स। कौन से नॉलेज पार्टनर्स थे? जल्दी बताओ। बीसीजी एंड PFEL, पिरामिड फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप। ऑलराइट, सो ये पूरा 30 मंथ्स का प्लान था जिसके अंदर बहुत सारा एनालिसिस किया गया और ध्यान दिया गया, मॉनिटरिंग किया गया कि ये स्कीम कैसे काम कर रही है। उसके बाद हमारा रोजी रोटी कंसेप्ट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, LLP हो, ठीक है, कंपटीशन कमीशन हो, सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है और ये पूरी जांच पड़ताल करता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं होता तो फिर कंपनी सेक्रेटरीज को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिलती। इस चीज का आप ध्यान रखना। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये बनाया गया इसके अंदर। उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसका मतलब किसके बारे में डिस्कशन होना है आगे? जल्दी बताओ। यस, कंपटीशन। यस, एवरीवन हैज द सेम ओपिनियन। कंपटीशन शुड बी वेरी मच फेयर। कंपटीशन फेयर होना चाहिए। कंपटीशन फेयर होना चाहिए, इसके लिए कौन सा एक्ट आया? कंपटीशन एक्ट आया, ठीक है। रेज योर हैंड्स। कंपटीशन एक्ट आया, लेकिन कंपटीशन एक्ट ने क्या बनाया जिससे कंपटीशन पे ध्यान रखा जाता है? जल्दी बताओ। CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बनाया? CCI बनाया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भूलोगे नहीं आप, ठीक है। CCI इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? टू प्रिवेंट any malpractices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in the markets, and to protect the interests of the consumer, and to ensure freedom of trade. Raise your hands. CCI के पहले, ठीक है, CCI, ठीक है, CCI तो कंपटीशन एक्ट के कारण बना है। CCI बना है कंपटीशन एक्ट के कारण। Raise your hands. कंपटीशन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था? कंपटीशन एक्ट के पहले कौन सा एक्ट था? यस, यू आर करेक्ट, MRTP एक्ट 1969, ठीक है। सो
एमआरटीपी को रिप्लेस किया गया, फिर कंपटीशन एक्ट आया और फिर सीसीआई बनाया गया। या स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये, जल्दी बताओ। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये किसका ऑफिस है? देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहां पे, देखो देखो दिखा क्या? मैं छोटा हो जाता हूं ताकि आपको क्लिक हो कि ये कौन सा ऑफिस है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है बेटा तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है कल। गाइस अगर आप देखें तो दिस इज परफेक्ट, वेरी गुड नंदिनी, इट इज, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इट इज, यस इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सारी कंप्लायंसेस करवाता है, ट्रेनिंग देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है फॉर द इंडियन कॉर्पोरेट एंड कंपटीशन लॉ को हेल्प करता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को मैनेज करता है। और हमारे आईआईसी का एक और विंग है जो एकेडमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दैट इज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, सो दैट्स दैट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये था एमसीए। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद, ठीक है, हमने एक जो लिस्ट देखी हमारी की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जो लिस्ट है, ठीक है, द नेक्स्ट कंसर्न इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट कंसर्न इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्यार से लोग सेबी कहते हैं, ये जो अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंपटीशन एक्ट पे 100 पेजेस का चैप्टर है आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में, बताया था कि मैंने आपको ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव के बारे में, पक्का? वेरी गुड। वैसे ही पूरा 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ही है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे, सेबी एक्ट है उसमें, और पूरा कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ का पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट ही है सीएस एग्जीक्यूटिव में। ये सब आपके काम आएगा, बशर्ते आप आगे नहीं बोलूंगा मैं। तो चलो हमें पढ़ना है सिक्योरिटीज, कैपिटल, मार्केट, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। पहले सेबी पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना, इन सब पे मेहनत करना जरूरी है। चलो एक स्टोरी बताता हूं। मान लेते हैं आप बचपन से ही साइंटिस्ट टाइप के थे, ठीक है, मान लेते हैं आप बचपन से ही साइंटिस्ट टाइप के थे और आपके पास एक आइडिया आया है, और वो आइडिया ये कहता है दैट कार्स शैल कंज्यूम वाटर एज अ फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। कार्स को पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी से कार चल जाएगी। किन लोगों को आइडिया अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइकिंग द आइडिया? आइडिया अच्छा है क्या? क्यों नहीं, क्यों क्या गलत है इसमें? पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, पानी अगर मिनरल वाटर भी पियोगे तो 20 रुपए लीटर है, उसमें भी सस्ता मिल जाएगा अगर आप बड़ा कैन लोगे तो लोग तो चलाएंगे ना ये वाली कार। हाँ बोलिए। एडेड प्रथम हैज बीन एडेड, ठीक है। ऑलराइट, सो ये जो कार है, कितने लोगों को लगता है ये कार मार्केट में बहुत काम करेगी? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो कार इंजन हमने डेवलप किया है, जो कार हमने डेवलप की है, इट विल रन ऑन वाटर इंस्टेड ऑफ पेट्रोल? कितने लोगों को लगता है ये फेल होगा? यानी ये लोग क्या इस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड रहेगा? क्योंकि 80 रुपीज पर लीटर, यस वेरी गुड सुमेध, आई अग्री विथ यू, 80 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है, जो और भी महंगा होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, और वाटर इज 20 रुपीज पर लीटर, वो भी मिनरल वाटर। वैसे तो बहुत ही सस्ता मिलता है पानी इंडिया में, तो ये कार का डिमांड बहुत रहेगा। अब हमको ये कार बनानी है, मान लो आपके पास ये आइडिया है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे आदित्य के पास ये आइडिया है, और आदित्य कितने पैसे तुम्हारे पास आज? चलो फैक्ट्री बनाते हैं कार की, कितने पैसे आदि? पैसे बता, कुछ तो होंगे, 5,000 10,000,
अरे रे, 500 रुपए से हम फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे दोस्तों से मांगते हैं, हमारी दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो चलो, काउंट एवरी पॉसिबल पेनी दैट यू कैन अरेंज। हमारे दोस्तों से, हमारे मॉम डैड से, हमारे मामा से, हमारे चाचा से, जितनी भी पहचान है, पवन सर से, पवन सर कुछ पैसे देंगे हमको, पवन सर को काफी ट्रस्ट है हम पे, मैं भी दूंगा तुमको कुछ पैसे, चलो 10 लाख रुपए मेरे एंड से मैं तुमको देता हूं। एक कार का फैक्ट्री बनाने के लिए, एक कार का फैक्ट्री बनाने के लिए हमको चाहिए, आई एम सो सॉरी, एक कार का फैक्ट्री बनाने के लिए हमको चाहिए 1500 करोड़ रुपए। कितने? 1500 करोड़ रुपए चाहिए, और हमारे पास है 4-5 लाख रुपए, मैंने 10 लाख दे दिए तो हो गए 15। तो 1500 करोड़ के खिलाफ हम लोगों ने सिर्फ 15 लाख रुपए अरेंज किया है, जो कि 1% भी नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग ज्यादा पैसे जमा नहीं कर पाए। तो हमको इतना बड़ा पैसा चाहिए, हमारे आइडिया में दम है, हमको इतना सारा पैसा चाहिए, 1500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे आइडिया में दम है। तो एक काम करो, फॉर अरेंजिंग सच अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये ना बड़ा पैसा है, 1500 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। 1500, इसको इसलिए कैपिटल कहते हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कैपिटल, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। तो ऐसा पैसा कहां मिलेगा? यू नीड मार्केट्स फॉर दैट, वेयर पीपल इन नीड ऑफ कैपिटल, जिनको पैसा चाहिए और जिनके जेब से पैसा गिर रहा होता है, जिनको पैसे किसी न किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ऐसे जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है और जिनको पैसा चाहिए, ऐसी दो पार्टीज मिल जाती है, ऐसी दो पार्टीज मिल जाती है, ऐसी जगह जहां पे कैपिटल अरेंज होगा इज कॉल्ड एज मार्केट, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट, दिस मार्केट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। जहां से फंड्स अरेंज होंगे, जहां से हम लोग पब्लिक को ऑफर देंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमको 1500 करोड़ चाहिए, जिसको जिसको हमारी कंपनी में मालिक बनना है, ठीक है, जिसको जिसको हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है, आप आ जाओ, हमारे कंपनी का पब्लिक ऑफर एक्सेप्ट करो, हम आपको शेयर्स देंगे और आपको फिर डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, फिर आपको अगर लगता है तो आप शेयर बेच देना मार्केट में। सर तो ये कैपिटल मार्केट है कहां? ये कैपिटल मार्केट कहां है सर? ये कैपिटल मार्केट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कैपिटल मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यहां पे कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो उसको बदले में मिलेंगे स्टॉक्स, उसको बदले में मिलेंगे उस कंपनी के बॉन्ड्स, उस कंपनी के शेयर्स। तो इस सर्टिफिकेट को कहते हैं, जहां आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, इन सर्टिफिकेट्स को कहते हैं, जिसकी हेल्प से आपने इन्वेस्ट किया है, उन सर्टिफिकेट्स को कहते हैं, उस सर्टिफिकेट को कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल वगैरह वगैरह, कभी प्रेफरेंस शेयर्स दिया, कभी इक्विटी शेयर्स दिया, जो भी दिया। देखो एप्पल का शेयर सर्टिफिकेट, कॉमन स्टॉक ऑफ एप्पल, इनको कहते हैं सिक्योरिटीज, यानी आपने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, इसको कहते हैं सिक्योरिटीज, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। अब जब ये आप ये शेयर्स को जो आपके पास है, अब जब इसको बाइंग और सेलिंग करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। तो फंड रेजिंग होगी, आपको इतने पैसे चाहिए थे, आपको इतने पैसे चाहिए थे, आपको इतने पैसे चाहिए थे, 1500 करोड़ रुपए, आपके पास कुछ पैसे नहीं थे और काफी दोस्त आपके कुछ मदद भी नहीं कर पाए, रिलेटिव्स आपकी मदद भी नहीं कर पाए, तो हमने जो फंड अरेंज नहीं हुआ तो हमको मार्केट में जाना पड़ा। उस मार्केट को कहते हैं, जहां पे बड़ा पैसा हम खड़ा कर सकते हैं, उस मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। और यहीं से फंड रेज होगा, यहीं से पैसा खड़ा कर पाएंगे और यहीं से हम लोग, हमने जो खरीदा, अगर हमको बेचना है हमारे शेयर्स, तो स्टॉक एक्सचेंज भी हो जाएगा, इसलिए इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इसका एक और एपिसोड होगा इसका, वो सीएस एग्जीक्यूटिव में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ज्यादा पैसों की बात आ जाती है तो, ठीक है, जैसे ही ज्यादा पैसों की बात आती है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ट्रू और फॉल्स? जैसे अगर आपके मामा ने या फिर आपकी बुआ ने आपको, आपके मामा ने आपकी बुआ ने एकदम से 50,000 रुपए दे दिए, ये ले जी ले अपनी जिंदगी, कितने रुपए दिए? 50,000। तो क्या
तो कितने लोग ये पैसे चुपचाप मम्मी के पास जमा कर देंगे? आप में से कितने लोग ये पैसे मम्मी को दे देंगे? मम्मी ये लो, मम्मी आपने मेरे लिए बचपन से इतना किया है, माँ ये लो पैसे। रिया नहीं कह रही है। शिवनाथ बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता है सर कोई चांस ही नहीं है, इतना सारा है ना 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कैसे कैसे खर्च करना, ये तो प्लान भी बना लिया अब मैंने। जब तक आप ये फालतू का सवाल पूछ रहे थे, मां को पैसे देना, मां को कौन पैसे देता है? अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही पैसे दिखा दिमाग खराब हो जाता है, क्लास में ध्यान लगना बंद हो जाता है। 50,000 में से 5,000 का ये करना है, 15,000 का वो करना है, हिसाब लगाना चालू, पूरा मैथमेटिशियन बन गए तुम लोग। वैसे ही जब इतना सारा पैसा दिखता है ना, जब 1500 करोड़, फिर इसका पैसा ये वो, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। जब ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो हम सब फर्जी बन जाते हैं और हम सब फ्रॉड करने की कोशिश में जुट जाते हैं। कि कैसे 1500 करोड़ में तुमने 1% भी पैसा बना लिया ना, 1% भी पैसा दबा लिया तुमने, 1% भी पैसे चुरा लिए तुमने, तो कितने होते हैं वो पैसे? 1500 करोड़ का 1% इट इज 15 करोड़। देखो ना, छोटा सा फ्रॉड आपको 15 करोड़ रुपए दिला सकता है। तो जरूर फ्रॉड होंगे। जहां जहां पैसा इन्वॉल्व हुआ, इंसानी नीयत खराब हुई और इंसानी फितरत खराब हुई, और ये इंसान का नियम है कि फ्रॉड करना। जहां पे भी पैसा ज्यादा दिखा, लालच आ जाता है, इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं, और बड़े बड़े 10-10 हजार करोड़ के फ्रॉड्स होते हैं। अब इसलिए कोई ना कोई इंस्पेक्टर तो चाहिए। जब भी ट्रैफिक पुलिस रहता है तब सिग्नल कम तोड़ा जाता है, जब भी ट्रैफिक पुलिस रहता है तब सिग्नल कम तोड़ा जाता है, ताकि सिग्नल ना तोड़ा जाए, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड करने की लोग थोड़ा डरे, फ्रॉड करने के लिए लोग थोड़ा डरे। इसलिए हमारे पास एक अथॉरिटी है, एंड दैट अथॉरिटी इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये हिंदी में याद रखना थोड़ा कठिन है, इसको याद रखना भी नहीं है तुमने। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इतना भी ध्यान रखा तो भी काफी होगा। ठीक है, तो जैसे कंपटीशन लॉ को मैनेज करने के लिए हमारे पास कंपटीशन एक्ट मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी है? हेलो, कंपटीशन एक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी है हमारे पास? इट्स एन इजी क्वेश्चन डूड, कम ऑन। कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? कौन ध्यान रखेगा इंडिया की कंपटीशन पे, जल्दी बताओ। सीसीआई, भूल गए क्या? कंपटीशन एक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास सीसीआई है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट्स को मैनेज करने के लिए, कैपिटल मार्केट्स को मैनेज करने के लिए, कैपिटल मार्केट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, वैसे ही कैपिटल मार्केट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास है सेबी। कैपिटल मार्केट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास है सेबी। तो स्टॉक मार्केट को मैनेज करना है, वी हैव सेबी फॉर दैट। आ जाइए पेज नंबर 141 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी यानी क्या? इट्स अ लीगल रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी यानी जो रेगुलेशंस देगा, जो लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे, entrusted with responsibility to regulate Indian capital markets. Entrusted with the responsibility to regulate Indian capital market. Capital market के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लिख लो वहां पे। Then it monitors and regulates the securities market and protect the interest of the investors by enforcing certain rules and regulation. SEBI was founded on 12th April 1992. ठीक है, SEBI was founded on 12th April 1992. MCQ गोल्ड, MCQ गोल्ड बोला है ना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इंडिया,
SEBI had regional offices in New Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, along with other local regional offices across cities in India. तो SEBI का जो headquarters है, it is in Mumbai, but along with that it has got regional offices. SEBI का headquarters वैसे तो मुंबई में है, लेकिन SEBI का जो regional offices है, जो SEBI के regional offices है, we have it in New Delhi, we have it in Chennai, we have it in Kolkata, and we have it in Ahmedabad. So SEBI के 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, 4 रीजन है, 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में. ठीक है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है ये सवाल. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू एंश्योर दैट इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. टू पुट इट सिंपली, द प्राइमरी रीजन फॉर सेटिंग अप सेबी was to prevent malpractices in the capital market of India and promote the development of capital market. Okay, so guys, कैसा है ना, malpractices रोकना बहुत जरूरी है. ठीक है, 1 मिनट, मुझे एक बात बताओ. Are you there, guys? मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. अगर मैंने तुमसे पैसे मांगे कभी, ठीक है, मैंने कहा कि नंदिनी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, और नंदिनी ने मुझे 5,000 रुपए दिए, और मैंने कहा कि 2 दिन में लौटा दूंगा. ठीक है, कितने दिन में लौटा दूंगा? 2 दिन में. मैंने ऐसा कहा उसको, और 2 दिन में लौटा दूंगा ये कहने के बाद तीसरे दिन नंदिनी मुझे फोन करती है. नंदिनी कहती है, सर हेलो. फोन किया उसने, रिंग बज रही है, मैं उठा ही नहीं रहा क्योंकि नंदिनी का नंबर है. फिर नंदिनी ने किसी अपने फ्रेंड के फोन से फोन किया, तो मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था नंदिनी का फोन है. जैसे ही नंदिनी ने कहा, हेलो पवन सर, मैं नंदिनी, मैंने पहले अच्छे से हेलो बोला, और जैसे ही उसने कहा नंदिनी, जैसे ही मैंने कहा नंदिनी, वो कहेगी हेलो. जैसे ही मैंने कहा, उसने कहा नंदिनी, मैंने कहा हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हेलो नंदिनी हेलो, और फोन बंद. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं नंदिनी को पैसे नहीं देना चाहता. ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं नंदिनी को पैसे नहीं देना चाहता. ठीक है, आर यू देयर विथ मी? अब मैं नंदिनी को पैसे नहीं देना चाहता. क्या अगली बार नंदिनी मुझे पैसे देगी? ट्रस्ट टूट गया. क्या हो गया? ट्रस्ट टूट गया. वैसे ही जैसे नंदिनी का ट्रस्ट टूट गया मुझसे, जैसे ही किसी स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ हुई और फ्रॉड हो गया, तो लोग डर जाएंगे. ठीक है, इन्वेस्टर्स डर जाएंगे कि हम लोग इस कैपिटल मार्केट में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, हमको नहीं करना, ये लोग फ्रॉड करते हैं, यहां पे सारे विजय माल्या भर है, बिक गई है गवर्नमेंट. ठीक है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स जान है. इन्वेस्टर्स नहीं रहेंगे तो कैपिटल प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं रहेंगे, पैसा लाने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो कैपिटल मार्केट किस काम का? यानी जो रॉ मटेरियल है कैपिटल, पैसा इज द रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक मार्केट, वही नहीं रहेगा तो चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा. ये जो कैपिटल है अरेंज ही नहीं हो पाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए सेबी का काम क्या है? सेबी का मेन काम ये है ट्रस्ट डेवलप करना. इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होना चाहिए. सो इनका सेबी का मेन काम है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बरकरार रहे, क्योंकि अगर ट्रस्ट बरकरार रहेगा तो ही इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो वो पैसा नहीं लाएगा. पैसों को लेके सबसे बड़ा इश्यू है ट्रस्ट इश्यू, जो जाना नहीं चाहिए. चलो वी मूव ऑन. The objective of SEBI is to ensure that Indian capital market works in a systematic manner and provide investors with transparent environment for their investment. Highlight the word transparent.
ये ट्रांसपेरेंसी, ये वर्ड क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांसपेरेंसी? एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। हाँ, ये यानी जो भी है ना, ट्रांसपेरेंसी इज नथिंग एल्स बट हाँ, नहीं, धोखा न देना इज नॉट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो हमारे पेरेंट्स उम्मीद करते हैं हमसे, करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स पहले हम पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। और नहीं, सुनो, मैं इसके पहले कि मैं ट्रांसपेरेंसी का मतलब भूल जाऊं, मुझे बताने दो, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि जैसे हमारे पेरेंट्स, जो भी करना है कर, बता के कर, बोलते हैं क्या? ऐसा अच्छे से धीरे से बोलते हैं, देखो जो करना है वो कर, बता के कर। एम आई राइट? फिर हम बताते हैं कि मुझे यहां टैटू बनवाना है, फिर जो फ्लाइंग चप्पल आती है हमारे तरफ, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि हमको हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। जब आप सीएस कंप्लीट कर लोगे ना, बाय द टाइम आप सीएस कंप्लीट करोगे, मेरा वादा है तुमसे, तुम एक ये वर्ड ट्रांसपेरेंसी और एक वर्ड है डिस्क्लोजर, ये जो दो वर्ड है, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज ट्रांसपेरेंट कर दो और हर चीज बता दो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। ये दो वर्ड आप कम से कम 5000 बार पढ़ चुके होंगे। ये दो वर्ड हर चैप्टर में ये वर्ड 50-50 बार आता है। सीएस की जिंदगी ये है। तो तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अपने पहले बच्चे का नाम ट्रांसपेरेंसी रखोगे, दूसरे बच्चे का नाम रखोगे डिस्क्लोजर। इतना ज्यादा वर्ड है, ये यूज होता है। सो वी वांट एवरीथिंग टू बी ट्रांसपेरेंट। इन्वेस्टर को हर चीज पता होनी चाहिए क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है, इन्वेस्टेड है। टू पुट इट सिंपली, द प्राइमरी रीजन फॉर सेटिंग अप सेबी वाज टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस। मैल प्रैक्टिसेस यानी क्या? धोखेबाजी, किसी भी टाइप की गलत हरकतें, मैल प्रैक्टिसेस इन कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। द प्रियम्बल ऑफ सेबी, प्रियम्बल यानी होता है एक एक्ट का ऐसा पार्ट, किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का ऐसा पार्ट जो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताता है। एक कोई भी कंपनीज एक्ट हो या कंपटीशन एक्ट हो, हर एक्ट में एक पार्ट होता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के अंदर उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है। प्रियम्बल के अंदर उस एक्ट का क्या बताया जाता है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है? The preamble of SEBI describes the basic functions of Securities and Exchange Board of India as to protect what? Interest of the investors in securities market. क्योंकि इन्वेस्टर नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं। क्यों स्टॉक मार्केट क्यों नहीं, क्यों काम नहीं करेगा? अरे इन्वेस्टर लाएगा पैसा, और अगर पैसा ही नहीं रहा तो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट का जो मेन रॉ मटेरियल है वो ही नहीं रहेगा। To protect the interest of investors in securities and to promote development of and to regulate the securities market and for the matters connected with or incidental thereto. So that's what SEBI is all about. ठीक है? सिक्योरिटीज लॉ में SEBI जो डिस्क्राइब करता है, the preamble of SEBI quotes that to protect the interest of the investors of the securities and to protect the development of and regulate the securities market for matters connected and incidental thereto. यानी उससे रिलेटेड सारे मैटर्स, डायरेक्ट मैटर्स या इनडायरेक्ट मैटर, इंसिडेंटल यानी इनडायरेक्ट मैटर्स, सारे मैटर्स के ऊपर हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है। और मेन ऑब्जेक्टिव में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट पे नजर रखना, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मैनेज करना। दैट इज व्हाट द प्रियम्बल ऑफ सेबी टॉक्स अबाउट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? सेबी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? बताओ जल्दी। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो कैपिटल मार्केट का रॉ मटेरियल नहीं, कैपिटल मार्केट का रॉ मटेरियल नहीं तो कैपिटल मार्केट कैसे चलेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज, फंक्शंस ऑफ सेबी। आ जाओ, फंक्शंस ऑफ सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी हैव बीन लिस्टेड इन सेबी एक्ट 1992। हाईलाइट कर लो सेबी एक्ट। अब तक उन्होंने एक्ट का जिक्र नहीं किया था, अभी उन्होंने जिक्र कर दिया है। SEBI caters to the needs of three parties operating in Indian capital market. The three parties are, देखो ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? जो फंक्शंस ऑफ SEBI है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज,
पहला इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा इन्वेस्टर्स और तीसरा इंटरमीडियरीज। ठीक है, इन तीन चीजों को थोड़ा ध्यान दो, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ओके, तो फंक्शंस ऑफ सेबी के अंदर तीन पार्टीज है। तीन पार्टीज कौन सी? एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी का नाम रखते हैं, कंपनी का हम लोग नाम रखते हैं अल्फा लिमिटेड। कंपनी का नाम हमने रख दिया अल्फा लिमिटेड। ठीक है, और इन्वेस्टर्स है मिस्टर शिव, मिस इशिका, ठीक है, और मिस करिश्मा, अलीना। ये इन्वेस्टर्स है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अल्फा लिमिटेड को क्या चाहिए? दिमाग लगाओ, स्टॉक मार्केट में अल्फा लिमिटेड को क्या चाहिए? हाँ, स्टॉक मार्केट में अल्फा लिमिटेड को चाहिए कैपिटल, अल्फा लिमिटेड को चाहिए फंड्स। अब अल्फा लिमिटेड को कैपिटल चाहिए, अल्फा लिमिटेड को पैसे चाहिए। पैसे कौन देने वाला है अल्फा लिमिटेड को? पैसे कौन देने वाला है? ये चारों एग्जाम्पल के तौर पे 40 लाख लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं अगर 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 आपकी कंपनी अच्छी हो तो हमने एग्जाम्पल लिए अलीना, शिव, विशिका, करिश्मा, ये हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए बस। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स इश्यू करने वाले हैं। जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अल्फा लिमिटेड क्या इश्यू करेगा? अल्फा लिमिटेड जब लोगों से पैसे लेगा तो अल्फा लिमिटेड इन इन्वेस्टर्स को शेयर देगा। बदले में अलीना, शिव, विशिका, करिश्मा ये लोग क्या देंगे? बदले में ये लोग क्या देंगे? ये लोग देंगे अपने पैसे। ठीक है, अलीना ने 5 करोड़ दिए है। ठीक है, 5 करोड़, शिव 2 करोड़, इशिका 3 करोड़, करिश्मा 10 करोड़। इतना पैसा इन लोगों ने लगाया है। अब कैसा है ना, इतना पैसा इन लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो ये होगी पहली पार्टी। इस पार्टी को क्या नाम देंगे? इनके पास हरियाली थी, ये है इन्वेस्टर्स। और अल्फा लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है, अल्फा लिमिटेड शेयर इशू कर रहा है। अल्फा लिमिटेड का नाम रहेगा इशूअर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, जस्ट अ मोमेंट, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत हाई लेवल पे होंगे। इसलिए हमारे पास बीच में बहुत सारी पार्टीज होती है। ठीक है, जैसे पार्टीज का एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको। स्टॉक ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, बहुत सारी पार्टीज होती है। तो इनकी भी मदद ली जाती है, इनकी भी मदद ली जाती है, बैंक्स, बहुत सारी चीजें। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो इनको अल्फा लिमिटेड को पैसा चाहिए, इनके पास पैसे हैं, ये इन्वेस्टर है और ये शेयर के इश्यूअर है, और ये है इस सारी स्कीम को चैनलाइज करने के लिए बीच के लोग। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? इंटरमीडियरीज। इनको कहा जाता है इंटरमीडियरीज। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से,
ठीक है गाइस, इंटरमीडिएट्स मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, 15 अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, सीएस एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ोगे आप। तो फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है? इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इन तीनों पे नजर रखना और इन तीनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मेन फंक्शन है सेबी का। तो एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी हैज बीन लिस्टेड इन सेबी एक्ट। सेबी caters to the needs of 3 parties operating in the Indian capital market. The 3 participants are, पहला issuers of security। issuer का मतलब समझा? ओए हेलो, issuer का मतलब समझा? देखो देखो, सुनो मेरी बात, मैं ये सब इतने डिटेल में, देखो कितना पेज पढ़ा है हमने अभी, 30-40 मिनट हो गए क्लास चालू होके, कितना मिनट हमने पढ़ा है अब तक? ठीक, कितना पेजेस पढ़ा हमने? पूरा एक पेज भी नहीं पढ़ा। ये मैं इसलिए इतने डेप्थ में पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था और हमारे सर बहुत अच्छे थे। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हमारे सर बर्बाद थे, हमारे सर बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे नहीं समझता था। वो लोग डायरेक्टली इश्यूअर, आईपीओ, एफपीओ बोल देते थे और मुझे कुछ समझता नहीं था। मैं ऐसे देखता था सबके तरफ, एकदम घुटन महसूस होती थी मुझे उस क्लास में, क्योंकि मुझे समझता ही नहीं था कुछ। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो, ठीक है। सो इश्यूअर का मतलब समझा? जो शेयर्स इश्यू करने वाले हैं। दूसरा क्या बोला उन्होंने? वो डायग्राम में दूसरा क्या लिखा है? इन्वेस्टर। हमारे एग्जाम्पल में इन्वेस्टर कौन है? अलीना, शिव, इशिका, राज, जय, करिश्मा, ये सब हमारे इन्वेस्टर्स है। और तीसरा, ये जो बीच के लोग हैं जो इन सबको मैनेज करेगा, इंटरमीडिएट, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, सब ब्रोकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बैंक्स, अंडर राइटर्स, इतनी बड़ी लिस्ट है ना, सब एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़ने वाले हो। तीनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। चलो वन बाय वन पढ़ लेते हैं। कंपनीज दैट इश्यू सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। दे इश्यू शेयर्स टू रेज फंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय दे इश्यू शेयर्स टू रेज फंड्स? ये लोग इन्वेस्टर्स को शेयर्स देंगे, ये लोग इनको पैसा देंगे। आप हमें पैसा दे रहे हो तो हमने क्या कर दिया? फंड रेज कर दिए। फंड रेज कर दिए ने पैसा खड़ा कर दिया हमने, हमको पैसे मिल गए, ठीक है। एक मिनट। सेबी इंश्योर्स दैट इश्यूएंस ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ कैन टेक प्लेस इन हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट वे। यानी जो भी ऐसा फंड रेजिंग होगा, जो भी ऐसा फंड रेजिंग होगा, एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा, सब कुछ बताया जाएगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है, और हेल्दी तरीके से स्टॉक मार्केट चलना चाहिए। जी यस, डाउट्स कुछ पूछ रहे थे आप? नंदिनी बोलो। हाँ सर, बोलो ना। ये जो स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स है, हम्म। इन लोगों का रोल क्या रहेगा? इन लोगों का रोल देखो, देखो कैसा है ना, ये जो फंड रेजिंग के लिए जो प्रोसीजर होगा, इनको ये परफॉर्म करवाएगा। स्टॉक ब्रोकर, देखो सबके, मैं बोल रहा हूं ना आपको, इन इंटरमीडिएट्स के रोल बहुत सारे हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन ये जो सारी एक्टिविटी होगी किस तरीके से होगी और इनके अलग अलग रोल्स होते हैं। यानी मर्चेंट बैंकर का रोल अलग होता है, स्टॉक ब्रोकर का रोल अलग होता है, अंडर राइटर का रोल अलग होता है, सबके रोल अलग अलग है। लेकिन फंड रेजिंग का जो प्रोसीजर है, जो करवाएगा, ये लोग करवाएंगे, इसलिए ये लोग इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक काम करो, आप जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना लो। 100 पेजेस का नोट्स तो आपको रेडी है ही, जल्दी से आप ये डायग्राम बनवा लो। इश्यूअर, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरी। सर, या टेल मी। अल्फा लिमिटेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स देगी ना? जी जी, अल्फा लिमिटेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करेगी, कंपनी में शेयर मिलेगा उनको। ओके सर। या आपके और किसी के डाउट्स हैं? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझे। तुम लोग सो तो नहीं गए हो?
ओए हेलो, पक्का? नहीं, मजा आती है यार सुबह सुबह सोने में, वो भी क्लास के टाइम पे। और जो जब भी वो टीचर तुमको देख नहीं रहा हो तब तो और मजा आती है। सर एसी में सोने में और मजा आती है। ओके चलो, बन गया डायग्राम? यस सर। परफेक्ट। चलो, तो हमने अभी कौन से किसका इंटरेस्ट चेक किया? पहले इश्यूअर्स का। आईपीओ और एफपीओ, ये दो कंसेप्ट उन्होंने बोले। इश्यूएंस ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ कैन टेक प्लेस इन हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट वे। कैन एनीवन टेल मी? चलो क्विज ले लेते हैं। कॉमर्स वालों, क्या आप मुझे बताएंगे कृपया आईपीओ, ठीक है, क्या आप मुझे कृपया बताने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ, आई एम सो सॉरी, आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन फ्रॉम अ क्लास? देखो शिवनाथ, डिफरेंस पूछा है, तुम सिमिलैरिटी बता रहे हो। आईपीओ फर्स्ट टाइम इशू देते हैं, फॉलो एफपीओ फर्दर इश्यूज के लिए होते हैं, मतलब वो इनिशियली नहीं रहते, इनिशियल स्टेज पे नहीं रहते। करिश्मा, इट्स डिसेंट, इट कुड हैव बीन बेटर, इट्स अ डिसेंट आंसर, इट कुड हैव बीन बेटर। या एनीवन एल्स? नहीं नहीं, सॉरी जय, ऐसा नहीं है, आई एम सो सॉरी। एनीवन एल्स? और फेंको, लगाओ बोली। गौरी, गौरी तू तो विनर है यार हमारी क्विज की, तू तो कुछ बोल। अनुराग, तुमसे कितनी उम्मीद है बेटा? सर मत करो उम्मीद, सर मत करो। जी, नो 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 नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सॉरी सॉरी नंदिनी। एनीवन एल्स? चलो मैं बता दूं। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को मालूम भी नहीं वो क्या है। आई एम सो सॉरी, आई गेस इट वाज हर्षिता। ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरे पास सामने जो स्क्रीन है, हाँ हर्षिता, अरे यार झगड़ो मत, कुछ नहीं होता। ओके नाउ लिसन, मैं बताता हूं इसके पहले मैं भूल जाऊं, ठीक है। जब कंपनी पहली बार फंड रेजिंग करती है, जब कंपनी पहली बार फंड रेजिंग करती है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल था अल्फा लिमिटेड वाला, अगर वो स्टॉक मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए पहली बार आते हैं, ठीक है, पहली बार आते हैं, तो इट इज कॉल्ड, अगर आप पहली बार पैसे खड़े कर रहे हो स्टॉक मार्केट से, इट इज कॉल्ड आईपीओ। एक बार आईपीओ आने के बाद अगले 4-5 साल बाद आप फिर से आते हो कि हमको और पैसे चाहिए, हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, तो आप आईपीओ लाने के बाद जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार आप फंड रेज करते हो, तो इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो जब पहली बार फंड रेजिंग होती है आईपीओ, और उसके बाद अगर आप फिर से स्टॉक मार्केट से पैसा खड़ा करते हो, इट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो करिश्मा, योर आंसर वाज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट इट कुड हैव बीन टोल्ड इन अ बेटर मैनर। नॉट बैड, यू कीप वर्किंग हार्ड, यू गाइस कीप वर्किंग हार्ड। जब तक जितना जितना आंसर बताओगे उतना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना उतना नॉलेज डेवलप होगा। जब आप आंसर करते हो ना क्लास में, एक बात दिमाग में रखना, जब आप आंसर करते हो ना क्लास में, तो आंसर करो, ठीक है। आंसर करने से क्या होता है, दो चीजें होती है, हम सोचने लगते हैं। जब हम आंसर करते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि इसका ये आंसर हो सकता है। अगर तुम्हारा आंसर सही निकला तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और अगर तुम्हारा आंसर गलत निकला तो तुम कुछ नया सीखोगे, अंडरस्टैंड। जब, और अगर हमने ओपिनियन ही नहीं दिया, अगर हम लोग एकदम ठीक है जो पढ़ाना है पढ़ा साले, हमको कोई लेना देना नहीं है तेरे से, हमको बस 1 घंटा कैसे तो भी मारना है हमारी जिंदगी का, अगर ऐसा एटीट्यूड, सॉरी, ठीक है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तो जब आप आंसर दोगे, गलत आंसर दोगे, तो ज्यादा समय तक याद रहता है कि यह आंसर मेरा गलत हुआ था, तो इससे आप काफी ज्यादा सीखोगे। चलो, आईपीओ एफपीओ क्लियर है? नंदिनी क्लियर है? सर एक बार फिर से बोल दो।
अगर 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 आप पहली बार स्टॉक मार्केट में, अगर आप पहली बार फंड रेजिंग कर रहे हो, आपका शेयर, आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट के लिए पूरी तरह नहीं है। लोगों को कंपनी के बारे में पता होता है, लेकिन लोग पैसा नहीं डाले होते उस कंपनी में, ठीक है, या फिर लोगों को नहीं भी पता होता है, इट ऑल डिपेंड्स। तो अगर आईपीओ में अगर आपकी कंपनी ने स्टॉक मार्केट में इसके पहले पैसा फंड रेज किए हैं तो ये आईपीओ हो जाएगा। और एक बार आईपीओ होने के बाद अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, जब भी कभी भी जब आपको और पैसों की जरूरत है, नया प्रोजेक्ट के लिए और पैसा चाहिए, तो आईपीओ आने के बाद जब आप कोई भी कितना भी नंबर हो, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आप अगर दूसरी बार, तीसरी बार पैसा रेज कर रहे हो, लोगों से फिर से पैसा मांग रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इट इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन। पहली बार करोगे इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली करोगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, परफेक्टो, आगे बढ़े। सो ये हुआ इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज के बाद प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। It is a fact that capital markets are functioning just because traders exist. SEBI is responsible for safeguarding their interest and ensuring that investors do not become victims of any stock market fraud or manipulation. Guys, अगर इन्वेस्टर ही नहीं है, और अगर ये इन्वेस्टर शेयर मार्केट में, ये जो जैसे अलीना है, तो अभी तो ये इन्वेस्टर है, ठीक है, अलीना है, अभी ये इन्वेस्टर है, उसको थोड़े दिन बाद पता चला कि यार ये शेयर ये जो शेयर है जो हमने खरीदा था, मान लेते हैं 120 रुपए में, अब ये स्टॉक मार्केट में 5 महीने बाद इस शेयर की कीमत 200 रुपए हो गई है। तो अलीना क्या सोचेगी, ओए हेलो, 80 रुपए पर शेयर मिल रहा है, बेच दो इसको। तो अगर अलीना ने ये शेयर बेच दिया, अलीना ने ये शेयर अगर जय को बेच दिया, तो अब अलीना इन्वेस्टर तो थी, लेकिन अब अलीना ट्रेडर भी बन गई। उसने उस शेयर को बेच दिया, तो अब अलीना क्या बन गई, ट्रेडर। लेकिन अलीना को अगर शेयर बेचना है तो किसके थ्रू बिकेगा, जल्दी बताओ, किसके थ्रू बिकेगा? यस नंदिनी, ये तुम्हारे सवाल का आंसर। अगर अलीना को ये शेयर बेचना है तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही बिकेगा, इसीलिए जो थर्ड कंसेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सेबी एक्ट एज अ मीडिएटर इन द स्टॉक मार्केट टू एंश्योर दैट all the market transaction takes place in secure and smooth manner. It monitors every activity of financial intermediary such as broker, sub-broker, NBFC, etc. NBFC, non-banking financial companies. ठीक है, NBFCs, non-banking financial companies. लेकिन NBFC का भी रोल होता है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं होता। स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, ये सारे प्रोमिनेंट रोल होते हैं। ठीक है, तो गाइस, क्या हमें तीनों फंक्शन समझे हैं? इश्यूअर्स ऑफ सिक्योरिटी का इंटरेस्ट करना, आईपीओ एफपीओ को मैनेज करवाना है, ठीक है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, जो लोग शेयर बेचते हैं, उनका भी इंटरेस्ट मैनेज करना है, उनके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। बेचारों के साथ फ्रॉड हो गया ना, तो वो लोग करेंगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लाइक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। सेबी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, चाहे उसका बच्चा गोरा हो या काला। सेबी को तीनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। स्टॉक मार्केट में सबने प्रॉस्पर करना चाहिए। सो दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ सेबी। ऑलराइट, सो वी मूव ऑन टू, गाइस पहले तो मुझे बताओ, क्या तुमको ये समझा अच्छे से? पक्का? हम लोगों ने कितने पेजेस पढ़े राज, देखो तो जरा। ठीक है, उसमें भी डायग्राम आ गया है, आधा पेज। सो वी हैव रेड रफली 1 पेज टुडे। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट लेग ऑफ टुडेज सेशन। शिट, इट्स ऑलरेडी 11 ऑन द क्लॉक। आई एम सो सॉरी, वी आर लेट, बट कोई बात नहीं। पावर्स ऑफ सेबी, देयर आर 3 मेजर पावर्स ऑफ सेबी। ठीक है, कौन से 3 मेजर पावर्स? पहला, क्वाजी लेजिस्लेटिव। ये क्वाजी क्या है? ये क्वाजी बताता हूं। क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। ये कल का टॉपिक है,
डिस्क्लोज हो गया यार, शिट, सीक्रेट। क्वाजी लेजिस्लेटिव यानी लॉ, जुडिशियल यानी जज, ये एग्जाम्पल है, एनालॉजी है। और एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, एकदम पुलिस, पुलिस है ना, लिटरली पुलिस नहीं होते वो, मैं बताता हूं। सेबी लॉ भी खुद बनाती है, सेबी जज भी खुद कर सकती है, और जज करने के बाद जो भी करना है उसके ऊपर एक्शन भी खुद ले सकती है। बट सेबी एक्चुअली, जैसे इंडिया के लॉज जहां बनते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, तो सेबी लेजिस्लेचर नहीं है, सेबी कोई जज नहीं है, सेबी कोई पुलिस वाला नहीं है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए है। तो जो चीज एक्चुअली होती नहीं है लेकिन उसके जैसे ही होती है, उसको कहते हैं क्वाजी, क्वाजी, क्वाजी। आप समझ रहे हो? जैसे टिकटॉक पे सब लड़कियां होती नहीं है लेकिन लड़कियां जैसे होते हैं वो लोग, उसको क्या कहते हैं? क्वाजी, क्वाजी, क्वाजी। एनीथिंग विच इज सिमिलर टू समथिंग इज कॉल्ड एज क्वाजी। तो सेबी का पावर क्या है? सेबी खुद के लिए रेगुलेशंस बना सकता है, और इस रेगुलेशंस के बनाए हुए लॉस को किसी ने तोड़ा तो उसको जज भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जो पनिशमेंट मिली है वो इंप्लीमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स चेक आउट पावर्स ऑफ सेबी। सेबी हैज द फॉलोइंग 3 powers: quasi judicial, with the authority SEBI can conduct hearings and pass ruling judgment in cases of unethical and fraudulent trade practices to ensure transparency, fairness, accountability and reliability of capital market. Stock market should be reliable, उस पर्सपेक्टिव से SEBI लॉज बनाएगा। SEBI PACL केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पावर। तो गाइस जो एक केस लॉ उन्होंने दिया है कि उन्होंने खुद लॉज बनाए थे किसी चीज को लेके। नेक्स्ट पेज, क्वाजी लेजिस्लेटिव। ठीक है, powers under this segment allow SEBI to draft rules and regulations for the protection and interest of the investor. One such regulation is that SEBI LODR. It aims at consolidating and streamlining the provision of existing listing agreements for several segments of the financial matter. This type of regulation formulated by SEBI aims to keep any malpractice and fraudulent trading activities at the bay. तो SEBI laws भी खुद बनाता है, SEBI matters को जज भी खुद करता है। ये लिस्टिंग अग्रीमेंट वगैरह क्या होता है? आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोग बहुत छोटे हो लिस्टिंग अग्रीमेंट पढ़ने के लिए। सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स 2015 के रेगुलेशंस है, हम लोग वो CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। आई एम सो सॉरी, एक पेज में पूरा सेबी पढ़ाना यानी नामुमकिन जैसा है, बट मैं फिर भी आपको एक फेयर आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। एंड द लास्ट वन, एग्जीक्यूटिव। SEBI is authorized to file a case against anyone who violates the rules and regulation. It is empowered to inspect account book and other document as well as it finds traces of any suspicious activity. तो SEBI के जो 3 मेजर पावर्स है, SEBI लॉज भी खुद बनाता है, SEBI मैटर्स को जज भी खुद करता है और इंप्लीमेंट भी खुद करता है, एनफोर्स कराता है। जो भी लॉज किसी ने तोड़े तो उसके खिलाफ एक्शन लेना यानी एक्शन एनफोर्स करवाना, लॉ को एनफोर्स करवाना। तो क्या SEBI पावरफुल है? गाइस, SEBI इज वेरी पावरफुल and it works in the best interest of 3 parties. कौन सी 3 पार्टीज है? Issuers of securities यानी कंपनीज जो फंड रेज कर रही है, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएटरीज। बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, फ्रॉड तो जरूर होंगे, इन सब को मैनेज करने के लिए वी हैव SEBI. I hope you have understood everything. Shall we call it a day? All right guys, thank you so much. We are done for the day. ध्यान रखो, सिर्फ एक पेज पढ़ा है, सिर्फ एक पेज पढ़ा है, बहुत जान लगाइए, एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। Make the most out of it. I expect some doubts on my WhatsApp after this class. Make sure you have some doubts. Make sure you study SEBI rigorously. All right guys, so this is Pawan Gaukar signing off for today. See you in the next video. See you in the next live session. Take care of yourself. Study well. Bye bye.